नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 11 जनवरी 2023 सीटेट एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। तो बहुभाषावाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति को क्या दर्शाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। अगला है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषाई। तो भाषाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। ठीक है। अगला है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अगला है, किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। मतलब जो है इसमें जो पलटावी का जो है गुण इसमें आ जाता है। ठीक है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। तो सांस्कृतिक उपकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है। अगला है, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक विवेक के स्वचुने हुए दैनिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। ठीक है। अगला है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ठीक है। आगे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण के किस अवस्था में कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता का आवश्यकता हो। ठीक है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। अगला है, एक समावेशी कक्षा में करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी विद्यालयों में आरक्षण। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। तो निष्क्रिय नकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन में जो है सही आंसर था वही यहाँ पर टाइप किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। ठीक है। तो ये कथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगला है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग
सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर। तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भाग है। ठीक है। अगला है, किस पक्षी ने कहा मेरे सिर पर शिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। अगला है, सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है। अगला है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसमें सही कथन था वही यहाँ पर लिया गया है। तो यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। ठीक है। अगला है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट था वही यहाँ पर लिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यही फैक्ट है इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला है, शहर राज्य अत्यधिक पसंद का भोजन। तो हांगकांग में जो है पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो उल्लू दिया गया है, कौवा दिया गया है, बसंत गौरा दिया गया है और मैना दिया गया है। तो दिया गया है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे आगे करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा मैना। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं मैथ में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ में जो है स्थानीय मान से प्रश्न पूछा गया था, प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और आयत से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है। परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, परिमाप से, ठीक है, जो आयत का परिमाप होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था और गुणनखंड से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, भाज्य और अभाज्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। प्राकृतिक संख्याओं का योग से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। और मैथ पेडागोजी में जो है वेन हीले से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, वेन हीले से। ठीक है। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा ही जा रहा है और एनईपी से भी क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है।
अगला है हिंदी भाषा में देखते हैं तो गद्यांश से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। अब ये नहीं क्लियर है कि कौन सा गद्यांश पूछा गया था, तो गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था। और शाब्दिक शब्द में, तो शाब्दिक शब्द में जो है एक प्रत्यय होता है, ठीक है। संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिकता से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से संबंधित भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एनईपी 2020 से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। वाचन और पठन से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, वाचन और पठन से, और भाषा कौशल से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं।